दोस्तों, भले ही लोग चांद तक पहुंच गए हों और लोग पढ़े लिखे होने की बातें करते हों, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर कोई लड़की शादी होने के बाद में अपने पति के घर अपने ससुराल चली जाती है और दुर्भाग्य से अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका पति इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, तो उस लड़की पे ही उसके पति की मृत्यु का जिम्मा सौंप दिया जाता है, उसके ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया जाता है। और ससुराल वाले ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि जब से तू हमारे घर में आई है, हमारे घर में खुशियाँ नहीं है, और तेरे एक कदम जो है वो इस घर में जब से पड़े तो हमारे बेटे की जो सुख शांति वो चली गई और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी सारा दोष उस लड़की के ऊपर ही मढ़ दिया जाता है। और दोस्तों, आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज की कहानी के अंदर एक लड़की शादी करने के बाद में अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद में वो अपने पति के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अपने पति के साथ में अपनी ज़िंदगी के हसीन पलों को जीना शुरू करती है, उसी समय दुर्भाग्य से उसके पति की मौत हो जाती है। और दोस्तों, जब उसके पति की मौत हो जाती है तो वो अपने पति के मौत के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकली थी। अभी पति का गम जो था वो छटा भी नहीं था। इसी समय उसके जो ससुराल वाले होते हैं, ये उस बहू को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। उससे कहते हैं कि तू अभागन है, तू कुलच्छनी है, और जब से तू इस घर में आई है हमारे घर में खुशियाँ नहीं है, और तेरे ही कदम इतने अशुभ पड़े जिसकी वजह से उनके बेटे की मृत्यु हो गई। जब लगातार उस लड़की को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो वो जो लड़की होती है वो आखिरकार थक हार कर एक ऐसा फैसला लेती है जिस फैसले के अंतर्गत वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ जाती है। और दोस्तों, जब वो मायके आ जाती है तो इस लड़की के साथ में एक ऐसा खेल खेला जाता है कि एक दिन ये लड़की इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, कहानी है राजस्थान प्रदेश की। और दोस्तों, इसी राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है, ज़िला नागौर। और इसी नागौर में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है मिर्ता सिटी। दोस्तों, जो कि शहर है, काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है। इसी मिर्ता सिटी के अंतर्गत एक इलाका आता है, गांधी कॉलोनी। और दोस्तों, इसी गांधी कॉलोनी में एक लड़की रहती है जिसका नाम इंदिरा, उम्र लगभग 25 साल के आसपास। इसके पिता का नाम रामलाल नायर। अब जब इंदिरा की उम्र शादी की हो जाती है तो अब से लगभग 3 साल पहले इसकी शादी बीकानेर में कर दी जाती है। अब जब बीकानेर में इसकी शादी कर दी जाती है तो ये शादीशुदा ज़िंदगी में जीने के लिए अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती ही है कि उसी समय इसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब जब पति की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है तो जो इंदिरा थी, अब ये अपनी ज़िंदगी में अकेली हो चुकी थी। अभी शादी को इतने दिन भी नहीं हुए थे, इतना ज़्यादा समय भी नहीं था, ना तो कोई बच्चा था जिसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लेती। अब इंदिरा जो थी उसके ऊपर एक तरीके से गमों का पहाड़ टूट जाता है। ये तो दिन दिन भर उदास रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी उदासी में कोई भला इसका साथ देता। लेकिन उसी समय इसके जो ससुराल वाले होते हैं वो इस इंदिरा को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तेरे कदम जब से इस घर में पड़े हैं, हमारे घर की सुख शांति चली गई है, तू इतनी ज़्यादा अभागन है, तू इतनी ज़्यादा उल्टा है कि तेरी वजह से तेरे पति की मृत्यु हो गई। जब इस तरीके से लगातार उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते हैं तो आखिरकार इंदिरा भी थक हार जाती है और अपने ससुराल वालों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए ये फैसला करती है कि ये अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाएगी। अब इसलिए इंदिरा जो थी वो अपने ससुराल को छोड़ती है और अपने माता पिता के घर इसी मिर्ता सिटी में जो गांधी कॉलोनी है वहीं पर आकर रहने लग जाती है। अब दोस्तों, जब इंदिरा अपने माता पिता के घर में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है, वहाँ पर रहने लग जाती है, तो धीरे धीरे जो समय था ये समय गुजरता है। अब दोस्तों, कहते हैं ना कि जो वक्त का पहिया होता है, जो वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो गहरे से गहरे घाव को भर देता है। इसलिए जब इंदिरा अपनी ज़िंदगी के कुछ पल अपने माता पिता के घर बिताती है तो लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। और इन 3 सालों में इंदिरा ने अपने पति की मौत को भी भुला दिया था। यानी उसका गम जो था वो हल्के हल्के कम हो गया था। अब जो इंदिरा थी अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से खुल के जीने भी लगी थी। अब कभी कभी ये मार्केट भी चली जाती थी। अब दोस्तों, जब इंदिरा मार्केट आना जाना शुरू करती है तो यहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम दीपक, जिसके पिता बंसीलाल जो कि एक सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं। दीपक के घर की जो माली हालत होती है ये काफ़ी अच्छी होती है, सब कुछ ठीक होता है। और जो दीपक था ये एक स्टूडेंट है, घर से अच्छे खासे खर्चों को पैसे मिलते थे, कोई काम धाम तो था नहीं, दिन भर इधर उधर घूमना, दोस्तों में घूमना, इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी।
अब जब इसकी मुलाकात पहली बार इंदिरा से होती है तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, जब इंदिरा और दीपक के बीच में एक बार बातचीत शुरू होती है तो कब ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है, दोनों को कानो कान खबर नहीं चलती है। अब जब इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत इस तरीके के रिश्ते की शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद में अक्सर इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना इसी तरीके की जो चीज़ें थी आजकल के ज़माने में आप लोग देखते हैं कि प्यार पहले होता है, उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जो दीपक था ये अक्सर इंदिरा को अलग अलग जगहों पे घुमाने लेके जाता, अच्छे खाने खिलाता, अच्छी शॉपिंग कराता। अब जो दीपक था उसको खर्चे के लिए घर से इतने पैसे तो मिलते थे कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारा था, लेकिन किसी और लड़की की वो जिम्मेदारी ओढ़ ले इस तरीके के पैसे उसको नहीं मिलते थे। इसलिए दीपक, उसके पास खर्चे को इतने पैसे थे नहीं। इसके बाद में वो फैसला लेता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो अपने पिताजी की ही कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। अब जब वो अपने पिताजी की कंपनी में नौकरी करने लग जाता है उसके बाद में जितनी भी सैलरी उसे मिलती वो मैक्सिमम पैसा अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम इंदिरा उसके ही ऊपर खर्च करता था। अब जब दीपक इंदिरा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था, बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, इंदिरा को अलग अलग जगहों पे घुमाने के लिए लेके जाता था, तो इंदिरा भी अब उससे कुछ नहीं छिपाती है। इसलिए इंदिरा भी एक दिन दीपक से कहती है दरअसल वो एक विधवा है और उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के कुछ समय बाद में उसके पति की मृत्यु हो गई। अब जब इस तरीके की बातें इंदिरा दीपक को बताती है तो दीपक इस बातों को एक तरीके से इग्नोर करता है और उसकी मोहब्बत में इंदिरा के लिए ज़रा भी कमी नहीं आती है। वो सारी बातों को स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद मुझसे कहता है कोई बात नहीं, जो वक्त का जो समय का लिखा था वो हो गया, लेकिन अब तुम मेरी हो और मेरी ज़िंदगी में हो और आज से हम लोग अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। अब उसके बाद में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जो दीपक था ये नौकरी करता था अपने पिताजी की कंपनी में और वहाँ से जो भी पैसे मिलते इंदिरा के ऊपर खर्च किया करता था। अब दोस्तों, जब इंदिरा की ज़िंदगी में दीपक आ चुका था तो दीपक इंदिरा को भरपूर खुश रखता था, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को भूल चुकी थी। अब जब इंदिरा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जीना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं इसके जो माता पिता होते हैं अब उन्हें चिंता सताने लगती है। चिंता इस बात की सताने लगती है कि उनकी बेटी तो एक विधवा है और अब इसकी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ज़िंदगी है आगे बहुत लंबी है और एक ही अकेले तनहा एक लड़की कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। इसलिए घर परिवार वालों को फिक्र होती है, लेकिन घर परिवार वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था, उनको कानो कान खबर नहीं थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई लड़का है जिसका नाम दीपक है और वो उसके साथ में ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा था, उधर घर परिवार वालों को चिंता सता रही थी इंदिरा की। इसलिए घर परिवार वाले अब इंदिरा के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। अब जब वो लड़का देखना शुरू करते हैं तो आखिरकार इसी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम पंचाराम के साथ में इंदिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। अब जब इंदिरा का रिश्ता तय हो जाता है इस बारे में इंदिरा को भी पता चलता है, लेकिन इंदिरा को चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों के बारे में अपने घर परिवार वालों को बताए, लेकिन इंदिरा ने अपने घर परिवार वालों को अपने लव के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और इसकी वजह से आगे उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी ये तो आप लोगों को आगे पता चलेगी। अब इंदिरा को चाहिए था वो बता देती, लेकिन इंदिरा ने नहीं बताया। अब इधर जो घर परिवार वाले थे उनको तो किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, इसलिए वो इंदिरा की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, जब इंदिरा की शादी की तैयारियां शुरू की जाती है उसके बाद में शादी की जो डेट रखी गई थी उस डेट पर रीति रिवाज के हिसाब से जो इंदिरा के घर वाले होते हैं वो इंदिरा की शादी पंचाराम से कर देते हैं। अब दोस्तों, जब इंदिरा शादी करने के बाद में अपने ससुराल चली जाती है तो दीपक को जब उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो तो एकदम से बेचैन हो उठता है। एकदम से उसके ऊपर एक तरीके से ऐसा शौक लगता है, उसको एक ऐसा झटका लगता है कि वो तो समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो गया। इधर जो इंदिरा थी ये अपने ससुराल पहुंच जाती है और अपने ससुराल में एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। हालांकि वो कई बार दीपक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नई नबीली दुल्हन होती है तो नई नबीली दुल्हन को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने प्रेमी को कॉल कर पाए। इसलिए इंदिरा को जब कभी भी टाइम मिलता, समय निकाल कर वो दीपक को कॉल करती। जब वो दीपक को कॉल करती तो दीपक भी अपने दर्द दिल की पूरी कहानी इंदिरा को बताता है। वो इंदिरा से कहता है कि दरअसल वो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, तुमने क्यों आकर किसी से शादी कर ली, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो फिर तुमने मुझसे इस तरीके के वादे क्यों किए। इंदिरा भी दीपक को बहुत ज़्यादा समझाती है। अब जो दीपक था उसके ऊपर इंदिरा का एक ऐसा मोहब्बत का जुनून सवार था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो गुमसुम सा रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। अब दोस्तों, जब दीपक परेशान रहने लगता है तो दीपक के जो घर वाले होते हैं अब उन्हें दीपक की फिक्र होती है। इसलिए दीपक के घर परिवार वाले दीपक का रिश्ता एक लड़की से कर देते हैं और उसके बाद भी रीति रिवाज के हिसाब से दीपक की भी शादी हो जाती है। अब दोस्तों, जब दीपक की शादी हो जाती है तो इस बारे में दीपक इंदिरा को बिल्कुल भी नहीं बताता है। हालांकि इंदिरा से उसकी बात हुआ करती थी टाइम बे टाइम, लेकिन उसने अपनी शादी के बारे में इंदिरा को बिल्कुल भी नहीं बताया। अब दोस्तों, दीपक अपनी शादी होने के बाद में अपने पति के साथ में अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। उधर इंदिरा की शादी हो चुकी थी, वो पंचाराम के साथ में अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक और इंदिरा एक दूसरे के टच में थे। लेकिन दीपक को तो पता था कि इंदिरा की शादी हो चुकी है, लेकिन इंदिरा को ये नहीं पता था कि दीपक की शादी हो चुकी है।
अब समय यूं ही गुजरता है और दोस्तों होते करते लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है। और इन 8 महीनों के बाद में जो इंदिरा थी अपने मायके आती है। और जब ये अपने मायके आती है तो इसी समय ये दीपक से कांटेक्ट करती है। अब जब दीपक से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद में उससे नज़दीकियाँ बढ़ाती है और वापस से दीपक के साथ में घूमने फिरने लग जाती है। अब वो दीपक के नज़दीक इसलिए आती है कि जो पंचाराम था ये इतने खुले मिजाजों वाला व्यक्ति नहीं था, ये अपने काम धाम में बिजी रहता था। इसलिए जो इंदिरा थी उसको ये नहीं लगता था कि उसको ये लगता था कि उसकी जो पति है वो उससे प्यार नहीं करता है। और दरअसल जो दीपक है ये इंदिरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता था, काफ़ी ज़्यादा पैसे लुटाता था। वही जो पंचाराम था वो इतना ज़्यादा खर्चीला नहीं था, क्योंकि दोस्तों प्यार करने वाला व्यक्ति और पति में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पति के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, जबकि जो प्यार करने वाला व्यक्ति होता है वो थोड़े से पैसे खिला पिला कर इधर उधर बच जाता है। अगर कोई बीमार होता है उसको कपड़े चाहिए होते हैं, उसको और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी पति उठाता है। तो इसलिए महिला को लगता है कि उसका जो पति है ये खर्चीला नहीं है, लेकिन पति के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब इसीलिए इंदिरा जो थी वो दीपक के साथ में घूमना फिरना शुरू करती है और उसके साथ में रंगरीलियां बनाने लगती है। अब दोस्तों जो इंदिरा थी जब ये दीपक के साथ में अपनी ज़िंदगी जीना फिर से शुरू करती है, उसके साथ में प्रेम संबंधों में आती है, उसके साथ घूमना फिरना शुरू करती है, थोड़ा सा समय गुजरता है तो इंदिरा को भी ये पता चल जाता है कि दीपक की शादी हो चुकी है। अब जब इंदिरा को ये पता चलता है कि दीपक की शादी हो चुकी है तो इंदिरा को काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है इस बात का कि आखिर दीपक की अगर शादी हो चुकी है तो उसने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इस बारे में इंदिरा दीपक से तो कहती नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा घुट जाती है। उसके बाद में जो दीपक था ये इंदिरा को मिलने बुलाता था, इंदिरा मिलने तो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा अब दीपक से दूरियां बनाने लगी थी। वो उससे मुलाकात तो करती थी लेकिन पहले के जैसा नहीं मिलती थी। एक दिन दीपक जो है वो इंदिरा को मिलने के लिए बुलाता है, इंदिरा मिलने भी जाती है। उसके बाद में इंदिरा एक दिन सारी सच्चाई दीपक को बता देती है। उससे कहती है कि दरअसल तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है। बेहतर यही है कि तुम अपनी पत्नी के साथ में अपनी खुशहाल ज़िंदगी जियो और मैं अपने पति के साथ में अपनी खुशहाल ज़िंदगी जियो। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बुला रहे हैं। तो उस समय दीपक जो है वो इंदिरा से कहता है कि दरअसल तुम ससुराल ही मत जाओ, तुम ससुराल मत जाओ, वो तुम्हारे साथ जीना चाहता है और तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आखिरकार इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी भी होती है। इंदिरा दीपक को बहुत ज़्यादा समझाती भी है। होते करते शाम हो जाती है, इंदिरा अपने घर को चली जाती है और दीपक अपने घर को चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद में 26 अक्टूबर साल 2017 को जो इंदिरा थी ये रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो जाती है। अब जब इंदिरा 26 अक्टूबर साल 2017 को गायब हो जाती है तो उसके बाद में जो घर परिवार वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में नहीं लिख पाते। उसके बाद में 27 अक्टूबर साल 2017 को पुलिस के पास में एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है और कॉल आने के बाद में अज्ञात नंबर से बताया जाता है कि इसी जोधपुर रोड पर एक महिला की अधजली डेड बॉडी पड़ी है। अब जब पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है, पुलिस भी आन में दौड़ी दौड़ी अपनी गाड़ी उठाती है और मौके पे पहुंचती है। तो पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है, वहां पर पहले से ही लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। उस भीड़ को हटाते हुए बचाते हुए पुलिस डेड बॉडी तक पहुंचती है। उसके बाद में डेड बॉडी को पहचानने की कोशिश करती है। चूँकि डेड बॉडी पूरी तरीके से ना जली थी, लेकिन चेहरा जो था वो अधजला था, पहचानने में नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस जो मौके वारदात थी और जो क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से छानबीन करती है, बहुत बारीकी से देखती है, ताकि पुलिस को ये शनाख्त हो सके कि मरने वाला जो व्यक्ति है आखिर वो कौन है। अब जब पुलिस को किधर से भी ये पता नहीं चलता है कि आखिर मरने वाली महिला कौन है, तो उसके बाद में पुलिस वहाँ पर जो लोग होते हैं मौके पर उन सारे लोगों से पूछताछ करती है कि कोई इस महिला को जानता है, पहचानता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस बात की खबर रामलाल को भी चलती है, इंदिरा के पिता को। तो रामलाल जो होता है वो भी दौड़ा दौड़ा उस क्राइम वाली जगह पर पहुंचता है और उस महिला को पहचानने की कोशिश करता है। चूँकि शव जो था वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका था, झुलस चुका था, इसलिए रामलाल भी उस इंदिरा को पहचान नहीं पाता है। आखिरकार पुलिस जो थी वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर ये जो महिला है ये कौन है और इसकी जो डेड बॉडी है आखिर यहाँ पर कैसे आई और किसी ने अगर हत्या की है तो क्यों की है। इस सारी वजह को जानने के लिए पुलिस को ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आखिरकार ये मरने वाली महिला कौन है। अब जब किधर से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है, तो उसके बाद में पुलिस एक आइडिया लगाती है और पुलिस एक टीम का गठन करती है। और उसके बाद में पुलिस ये सोचती है कि अगर इस महिला ने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसके फिंगरप्रिंट से हमें पता चल सकता है कि ये महिला कौन है। उसके बाद में इस जो मृत महिला थी इसकी जो फिंगरप्रिंट थी उसका फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है। उसके बाद में आधार कार्ड से मैच कराया जाता है। उसके बाद में जब आधार कार्ड मिलता है तो आखिरकार पुलिस इस मिशन में कामयाब होती है।
पुलिस को पता चल जाता है कि जो मरने वाली लड़की है ये कोई और नहीं बल्कि इंदिरा है। अब जैसे ही इंदिरा के बारे में पता चलता है उसके बाद में पुलिस जो थी ये पता लगाती है कि आखिर इसके पिता का नाम क्या है। तो पता चलता है कि इसके पिता का नाम रामलाल नायर। इसके बाद में पुलिस रामलाल नायर को बुलाती है। उसके बाद में उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी बेटी अगर गुम थी और तुम्हें तुम्हारी बेटी की मृत्यु के बारे में नहीं पता तो तुमने पुलिस में आके कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो उसके बाद में रामलाल बताता है कि साहब हमारी बेटी तो 26 अक्टूबर साल 2017 से ही गायब है। 26 अक्टूबर साल 2017 को हमारी बेटी घर से निकली थी लेकिन उसके बाद से लौट के नहीं आई। अब पुलिस पूछती है तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। तो उसके बाद में जो रामलाल होता है ये बताता है कि दरअसल हमारी बेटी का जो लव अफेयर था वो गाँव में ही रहने वाले एक लड़के दीपक के साथ में चल रहा था। अब वो अक्सर दीपक के साथ बाहर जाती थी। इसी साल दशहरे के मौके पर वो दीपक के साथ निकल गई थी और लगभग 6 से 7 दिन के बाद घर वापस आई थी। इसलिए हमने सोचा कि हो सकता है कि वो दीपक के साथ ही चली गई हो और खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो रामलाल की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करती है। उसके बाद में सबसे पहला जो नाम आया था वो दीपक का आया था। इसलिए पुलिस बड़ी ही मेहनत के साथ में दीपक का पता लगाती है। अब जैसे ही दीपक के घर पे पहुंचा जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि जो दीपक है वो घर से फरार है। लेकिन इस पूरे केस की कड़ी दर कड़ी अगर कोई खोल सकता था तो वो सिर्फ दीपक था। इसलिए पुलिस को कहीं ना कहीं अब दीपक के ऊपर शक होता है कि आखिर दीपक घर से क्यों गायब है। उसके बाद में पुलिस बहुत ही मेहनत के साथ में बहुत ही कड़ी मशक्क़त के साथ में दीपक की छानबीन करना शुरू कर देती है और आखिरकार 5 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद में 1 नवंबर साल 2017 को ही दीपक जो था पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। उसके बाद में पुलिस दीपक को गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में दीपक से अब पूछताछ की जाती है। लेकिन शुरुआत में तो दीपक पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुन के हर कोई जिसके कानों में ये बात पहुंचती है इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दीपक पुलिस को बताता है कि साहब मेरा और इंदिरा का लव अफेयर पिछले कुछ समय से चल रहा था। उसके बाद में इंदिरा की शादी हो जाती है, मेरी भी शादी हो जाती है। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे दिल के अंदर इंदिरा के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। और इसी कुछ दिन पहले की बात है कि जो इंदिरा थी जब ये अपने मायके आती है तो उसी समय मुझे कांटेक्ट करती है। जब ये मुझे कांटेक्ट करती है हम दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद में हम लोग पहले की तरह एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब जब हम एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं लेकिन मेरी शादी के बारे में इंदिरा को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उसे मेरी शादी के बारे में पता चलता है वो मुझसे दूरियां बनाने लगती है, मुझसे कहने लगती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में चले जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी में चले जाती हूँ। हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन मैं इंदिरा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इंदिरा को बहुत ज़्यादा समझाता भी हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन इंदिरा जो थी वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। वो कह रही थी वो अपने ससुराल जाना चाहती है। लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा समझा रहा था। लेकिन जब इंदिरा अपनी ज़िद पे अड़ जाती है और वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहती है, मेरी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती है, उसी समय मैं एक फ़ैसला करता हूँ कि इंदिरा अगर दीपक की नहीं होगी तो फिर किसी की नहीं होगी। और इसी 26 अक्टूबर साल 2017 को एक षड्यंत्र के तहत मैं इंदिरा को कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद मैं कहता हूँ अच्छा आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा इंदिरा भी ये सोच रही थी कि कल 27 अक्टूबर को वो अपने ससुराल चली जाएगी, क्यों ना आखिरी बार दीपक से मिलाए। उसके बाद में इंदिरा जो थी वो दीपक से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन इंदिरा को ये नहीं पता था कि वो दीपक से मिलने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने जा रही है। उसके बाद में जैसे ही वो दीपक से मिलती है तो दीपक इस बार भी इंदिरा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम इसकी ज़िंदगी में वापस लौट आई हो तो मत जाओ। लेकिन इंदिरा जो थी वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि अपने ससुराल जाएगी, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं अपनी ज़िंदगी जी लेती हूँ, दोनों की शादी हो चुकी है, प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन दीपक जो था उसके ऊपर एक ऐसा जुनून सवार था कि वो इंदिरा को किसी का होने नहीं देना चाहता था। जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हुकताक हो जाती है और दीपक को लगता है कि इंदिरा मानेगी नहीं, उसके बाद भी उसी की चड्डी को लेता है और उसके ही गले में डालकर जब तक दबाता है कि जब तक इंदिरा की सांसें नहीं थम जाती हैं। अब जब इंदिरा की सांसें थम जाती है उसके बाद एक और प्लान बनाता है। इंदिरा की डेड बॉडी को एक बोरी में बंद करता है और शाम का वक्त होता है। इसी जोधपुर रोड पर एक कॉलोनी पड़ती है, जय गुरुदेव कॉलोनी। वहीं पर सुनसान जगह पर जाकर उसकी जो डेड बॉडी थी बोरी में बंद उसको फेंक देता है और अपनी गाड़ी से ही पेट्रोल निकाल कर उस बोरी को आग लगा देता है और उसके बाद वहाँ से 9-11 हो जाता है। बाकी दोस्तों जब दीपक पुलिस को ये सारी बात बताता है तो पुलिस भी हैरान होती है, परेशान होती है। उसके बाद में दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों एक ऐसी कहानी थी कि जिसमें एक महिला अपने प्रेमी के साथ में शादी के बाद भी उसने कॉन्टैक्ट रखा और जिसके बारे में उससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े।
तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें मोहम्मद इकबाल जी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, इंसान का दिमाग क्या कर सकता है, कैसे सोच सकता है, कोई नहीं जानता। कोई अपनी बीबी के लिए ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी सोच सकता है। तो मोहम्मद इकबाल जी वालेकुम सलाम। भाई आपने बिल्कुल सही कहा, लोग क्राइम करने से पहले ये नहीं सोचते कि वो जो कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। उसके बाद में पूजा पुनी है, जो 2 हार्ट बनाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवजोत सिंह हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी ब्रो, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हैदर हैं, लिखते हैं भाई आप जैसे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं होते तो हम जैसों को ये सब कुछ मालूमात बहुत मुश्किल था। तो हैदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शाहिदा परवीन है, लिखती है अल्लाह जाने लोग कब समझ पाएंगे आपको, आपका अंदाज़े बयां माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। शाहिदा यूएसए से हमारी कहानी सुनती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मलिक साहब है और ये इमोजी बनाते हैं, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो नमस्कार भैया, आप दोनों कैसे हैं पति पत्नी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है हैरान मगर करके है, लिखते हैं लोगों की जो मानसिकता है उसको क्या हो गया है, अच्छा किया बुरा सोचा नहीं, कुछ सोच नहीं पाते। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज कुवैत से। आज के टाइम में इंसान पर भरोसा कैसे करें पता नहीं चलता। उसके बाद आलोक जी है, लिखते हैं बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के मुंह पर बदनुमा दाग है। तो आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, इंसान अपनी बीबी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, दूसरे दोस्तों को सौंप देता है, उनको ज़रा भी समाज की लज्जा नहीं है। तो अनुज गोदारा जी आपने कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में क्राइम इंडिया है, लिखते हैं जंगल में सीसीटीवीज़ होते हैं क्या। तो भाई जंगल के पास में रोड था और उस रोड पर कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उन कैमरास को खंगाला गया था। उसके बाद में इस्माइल शेख है, तो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है और मैं यूपी के हमीरपुर ज़िले के कस्बा मदहों से मेरा नाम लीजिएगा। तो इस्लाम शेख जी पहली बात तो ये मेरा नाम जावेद नहीं है, शावेज़ है और आपका शुक्रिया कि भाई आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में दानिश है, लिखते हैं परत दर परत बोलना बंद कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो भाई आज की वीडियो में नहीं बोला है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है मुजाहिद खान का है, लिखते हैं फ्लस लाइक फ्लस कमेंट, मुजाहिद विल अली नगरा बदायूं से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कमेंट्स। अगर आप लोग को कोई शिकायत हो हमारी कहानी सुनाने में, कोई आपको अंदाज़ा ऐसा है जो पसंद नहीं आता है, तो उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं कल के किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।